हम लोग आगे देखने वाले हैं नो स्पेस इन स्पेस। सवाल ये उठता है कि क्या स्पेस में स्पेस नहीं है। अभी तक आपने देखा कि कैसे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कैसे लॉन्च व्हीकल भी जा रहा है, सैटेलाइट भी जा रहा है, सब वहीं पे रह जा रहा है और ये सारा तामझाम। अब सवाल ये उठता है कि एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज नो स्पेस इन स्पेस। ये क्या है? नो स्पेस इन स्पेस ये क्या है? इनको छोड़ दीजिए, ये इमेज को देखो, ये हमारा स्पेस है। लिटरली आपको लगता है कि ये इतना बड़ा स्पेस इन छोटे छोटे पिद्दी जैसे सैटेलाइट से भर जाएगा? सोचो एक बार, जितना पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में, जितना पॉपुलेशन है, ये हर रोज अगर सैटेलाइट भेजे, हर रोज सैटेलाइट भेजे, तब भी इस स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं भर पाएगा उसको। सवाल ही नहीं उठता है भरने का, सवाल ही नहीं उठता है भरने का। लेकिन फिर भी क्यों कहा जाता है नो स्पेस इन स्पेस? ये वर्ड यूज क्यों किया गया है? स्पेस में स्पेस नहीं है, किसके लिए? सैटेलाइट भेजने के लिए। जबकि हम देख रहे हैं कि यहां पे भी सैटेलाइट है, यहां भी है, यहां भी है, और ये सब जगह तो खाली है, ये सब तो खाली है, ठीक है, ये पूरा दुनिया खाली है, पूरा खाली पड़ा है। यहां पर देखो ये सब खाली है, तब क्यों कहते हैं नो स्पेस इन स्पेस? अगर ये टर्म पूछ दे मेंस में तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसके लिए पहले समझना पड़ेगा आपको, और ये अगर ड्रॉ कर दो तो ज्यादा अच्छा है। देखो, सैटेलाइट का फायदा तभी है जब वो पर्टिकुलर एंगल पे हो। अगर सैटेलाइट, हमने देखा कि कैसे लॉन्च करते हैं और पोलर क्या होता है, वो सब हमने देख लिया। तो सैटेलाइट हम जब लॉन्च करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर सैटेलाइट नहीं होगा तो हम उससे फिर सिग्नल वाला काम नहीं कर सकते, उसका यूज हमारे लिए नहीं, वो वेस्टेज है। अब सवाल ये उठता है कहां और किस तरफ। देखिए 360 डिग्री में अगर हम इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के एक पर्टिकुलर एंगल पे ही अगर सैटेलाइट होगा या सैटेलाइट को वहां पे हम एस्टेब्लिश करेंगे, तभी जाके हम उसका फायदा ले सकते हैं। अब जो ईस्ट की तरफ है, पूर्वी भाग की अगर हम बात करें, तो 60 से लेकर 40 के बीच में, 60 to 40 क्या है, 60 to 100 डिग्री, क्या? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड यानी क्या? देशांतर, ठीक है। 60 से 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड जब इसको अगर हम 360 में डिवाइड कर दें, तो इधर जब आओगे तो इधर 220 है ना, 230 से 220, 230 से 220 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इतना ही है हमारे पास स्पेस में, इतना ही स्पेस है, ठीक है। हमारे पास स्पेस में यहां पे कितना निकला? 10, और यहां कितना निकला? +40, तो टोटल 50 डिग्री का ही वो एंगल बन रहा है, जिस एंगल में हम अगर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका हम सही तरीके से फायदा उठा पाएंगे। और अगर इसमें इतने मल्टीपल सैटेलाइट्स आ जाएं, एक मिनट, ओके, इतने मल्टीपल सैटेलाइट आ जाएं तो फिर स्पेस की दिक्कत होगी। क्यों स्पेस की दिक्कत होगी? स्पेस की दिक्कत नहीं होगी, अगर ये बहुत नजदीक नजदीक आ गए तो क्या होगा? सिग्नल ओवरलैप कर सकता है, कभी टकरा सकता है, या टूट फूट जब तोड़ा जाता है। मिशन शक्ति के तहत इंडिया ने जब सैटेलाइट को तोड़ा था, तो फिर उन दोनों के बीच में वो दोनों टकरा सकते हैं, और जब टकरा जाएंगे, जब सिग्नल ओवरलैप कर जाएगा, तो फिर उस सैटेलाइट का मतलब क्या है? तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें करना है, और वो हमारे पास लिमिटेड है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक इंगेज मत करो वहां ले जाके। और यही इतने सारे जो सैटेलाइट यहां पे डाल दिए गए हैं ना, इसी के कारण एक और टर्म निकल के आता है, और उसको कहते हैं स्पेस पॉल्यूशन, अंतरिक्ष प्रदूषण, ठीक है, अंतरिक्ष प्रदूषण। अब सवाल है, जो अंतरिक्ष प्रदूषण है, जो स्पेस डेब्री उसको कहते हैं, अंतरिक्ष प्रदूषण को, उसको कहा जाता है स्पेस डेब्री, ठीक है।
अंतरिक्ष कचरा, ये अंतरिक्ष कचरा, क्योंकि कोई भी चीज पॉल्यूशन में तब बदलता है जब अनवांटेड चीजें आने लगती है। जब तक वो वांटेड है, जब तक हमें उसकी नीड है और वो उस एटमॉस्फेयर के लिए बढ़िया है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप यदि जमीन में भी खूब खाद डाल रहे हैं और वो खाद इतना मात्रा में डाल रहे हो जो जमीन के लिए अच्छा है, तो वो क्या है, वो यूजफुल है फिर। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा कर दो जिससे जमीन को नुकसान होने लगे, तो आगे जाके उसी को हम कचरा कहेंगे। या ऐसे अनवांटेड चीज जो नहीं होने चाहिए थे, जिसके होने से नुकसान होता है, तो उसको हम लोग कचरा कहना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज और चीजों को कचरा नहीं कहते हैं, बासी खाने को कचरा नहीं कहते हैं। लेकिन जब वो बासी खाना सड़ जाता है, जब वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तब कचरा कहते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए ठीक है, चलो मैसेज करो फटाफट पहले। तो नो स्पेस इन स्पेस समझ में आ गया। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ ये भी है, क्योंकि इसको इसी इमेज में हम लोग इसको भी डील करेंगे, और वो है स्पेस पॉल्यूशन। यहां डेब्री कर दिया ना, स्पेस पॉल्यूशन। और स्पेस पॉल्यूशन का सीधा संबंध है डेब्री से, यानी डेब्री को कहते हैं कचरा। ठीक है, डेब्री को कहा जाता है कचरा। अब देखिए, स्पेस में आइए। जब आप स्पेस में आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं? यहां पे आप स्पेस में आओ तो आपको दिख रहा है कितने सारे सैटेलाइट हैं, क्या सब वर्किंग है? और अंतरिक्ष कचरा होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो, स्पेस कचरे का मतलब है, एक तो जो यूज में नहीं आने वाला सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जो PSLV, GSLV सब लॉन्च किया गया, वो सारा भी तो ऊपर ही रह जाता है, नीचे तो आता नहीं है। तो एक तो वो गया, सैटेलाइट गया, और कभी सैटेलाइट को जब हमने तोड़ दिया, अलग अलग देशों ने ट्राई कर लिया है, तो वो जो तोड़ा तो उसके हजारों लाखों टुकड़े तैर रहे हैं। सैटेलाइट के अंदर कभी रिसाव हो गया, उसके अंदर से जो चीजें बाहर निकली वो भी उसी स्पीड में घूम रहा है। और स्पीड इसकी कितनी होती है? स्पीड जो इसका होता है वो 28,000 पर आवर, 28,000 सॉरी किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, 28,000 किलोमीटर पर आवर, एकदम बढ़िया से इसको समझिए। 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है। अगर ये टकरा गया तो क्या होगा? अगर ये टकरा गया तो क्या होगा? टकराहट को अभी हम 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। आप सोचिए कि हमें मात्र 50 डिग्री का जगह मिला है, वहीं पे हमें सारे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। और अमेरिका, अभी सैटेलाइट का हम अगर आपको डाटा दे तो कहा गया है कि अभी ओवरऑल जो टोटल ऊपर में वजन है सैटेलाइट एंड कचरा सब मिला दिया जाए, तो लगभग 7,500 टन के बराबर ऊपर में सैटेलाइट एंड अदर कचरा है। सैटेलाइट जो एक्टिव है वो भी, जो कचरा है वो भी। आप सोचिए, लगभग 7500 टन का कचरा वहां पे ऊपर में है। और इसके अंदर जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसमें रसिया के द्वारा सबसे अधिक, नोट करवा दें, सबसे अधिक देखो, रूस के द्वारा 7,032, अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। यूएसए के द्वारा 5,216, चीन के द्वारा 3,854 और फ्रांस के द्वारा 520, जापान के द्वारा 117, इंडिया के द्वारा 114। इतना काफी है। तो इस तरह से रसिया ने 7,032, यूएसए ने 5,216, चाइना ने 3,854, फ्रांस ने 520, जापान ने 117 और इंडिया ने 114 सैटेलाइट भेजा है। इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट जो इन्होंने भेजा है, इसके अलावा ईएसए के द्वारा 60, यूके के द्वारा 1, ये सारे सैटेलाइट वहां पे अभी हैं। और इसमें बहुत सारे सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कचरा इस लेवल पे परेशानी का सबब बन गया कि अगर स्पेस के अंदर हम इंसानों को लेके जाने की बात कर रहे हैं,
तो एक बहुत बड़ा हेडेक इस बात को लेकर है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कचरे के फॉर्म में है वो टकरा ना जाए, क्योंकि आप सोचो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई जा रहा है, अगर पेंसिल का एक छोटा सा नोक भी है तो वो सीधा निकल जाएगा ना, क्रॉस करके सीधा डैमेज कर देगा। तो एक तो वो भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और इसरो के द्वारा भी लगभग 17-18 बार ये कैलकुलेशन किया जाता है सैटेलाइट लॉन्च करने के पहले। अब एक एजेंसी बनाई गई थी जो 1993 में बनाया गया था, आपको इसको बहुत मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। वो एजेंसी जो है IADC, ठीक है, IADC, अंतर एजेंसी मलबा समन्वय समिति। तो मलबा को लेकर ही इसको बनाया गया था, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वही बनवाया गया था। इसका मतलब अलग अलग देशों के साथ मिलकर स्पेस में जो मलबा है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो अब समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा इश्यू है ये, कि ओवरऑल। और ये कब बना था? 1993 में, 1993 में ही बन गया था। अभी तक ये इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है। और अगर हम अब इसकी समस्या की बात करें तो आपने देखा, एक तो हमारे पास ऑर्बिट को काफी श्रिंक कर देगा, नए सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, नए सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है, मानव अभियान अगर हम भेजें तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ओवरऑल ये सब कई सारे इसके नुकसान हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें नुकसान पे तो छोड़ना नहीं है इसको। इसका सॉल्यूशन ये है कि यदि पहला तो ये है कि हम छोटे सैटेलाइट नहीं छोड़ के हम बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़े, जिसके अंदर ट्रांसपोंडर, समझा दिया आपको, जिसके अंदर बड़े बड़े ट्रांसपोंडर लगे हो। और क्योंकि अभी सोचो अमेरिका, रसिया ऐसे डेवलप्ड कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, उसने तो अपने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। अभी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सोमालिया, बुरुंडी, जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा है, वो कल क्या करेंगे? तो सिर्फ इसी आधार पे उनके साथ असमानता होगा कि आप बहुत डेवलप हो तो आपने छोड़ दिया, और हम पीछे से डेवलप हो रहे तो हमारे लिए जगह ही नहीं छोड़ो। तो इसको इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहेंगे ना। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ स्पेस पे भी तो लागू होगा कि वहां भी इतना स्पेस होना चाहिए कि दूसरे कंट्री जो डेवलप हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो फिर वो भी तो लॉन्च कर पाए। तो एक तो सबसे पहला कि छोटे सैटेलाइट की जगह बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं, उसमें हैवी ट्रांसपॉन्डर लगाए जाएं, ताकि एक ही दो सैटेलाइट से 10-15 सैटेलाइट का यूज हम कर सकते हैं, है ना। इसके बाद डिजाइन ऑफ डेमिस, इसको कहा जाता है कि हम जो इस स्पेस क्राफ्ट है या जो सैटेलाइट है, इसको कुछ ऐसे, खास करके स्पेस क्राफ्ट के बारे में, कुछ ऐसे मटेरियल से बनाए कि जब ये वापस स्पेस में आए ना, स्पेस में जब लौट के आए तो वो जल जाए। एक तो वो, इसके बाद डी ऑर्बिट करना किसको? इस सैटेलाइट को। कोई भी सैटेलाइट में ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दे जिससे कम से कम 25 साल के बाद, कम से कम जो भी उसका टाइम है, किसी का 10 साल भी होता है, तो लगे कि अब वो इनएक्टिव हो गया है, उसके बाद इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी हो जिससे इसको हम नीचे लेके आ जाए, और जब हमारे ये वायुमंडल में आए तो जल के समाप्त हो जाए। एक तो ये भी है। अभी हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरे का जो स्पेस सेंटर है, उसने क्या किया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने क्या किया, डेब्री रिमूव करने के लिए, यानी कचरे को रिमूव करने के लिए, उनके नेतृत्व में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में के लिए स्पेस एक्स लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स क्या करता है, क्या किया उसने, जैसे ये सैटेलाइट है ना, तो ये गया और इसने अपने हाथों को फैला दिया जो था इनके पास, और इसमें बना था नेट। अब इस पे नेट बना हुआ है, फैला दिया। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसके अंदर जा रहा है और ये इसको अंदर स्टोर कर दे रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजें अलग अलग देशों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे तकनीक हैं, लाइक लेजर, कचरे को लेजर में चेंज कर देना। तो ऐसे तकनीकों पे भी काम किया जा रहा है ताकि इनको जाके समेटा जा सके। ब्रिटेन ने भी काम किया है कि स्पेस में जो कचरा फैला हुआ है उसको वहां से समेट के हम लेके बाहर नीचे की तरफ आ जाएं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी पुनः RLV। और ये इसरो ने इस पे काम कर लिया है, अलग अलग देशों ने भी काम किया है। 2007 में ही इसरो इस पे काम कर चुका है और ये भी यूज किया जा रहा है। रीयूजेबल
लॉन्च व्हीकल, यानी ऐसा लॉन्च व्हीकल जो एक बार लॉन्च तो करेगा ही सैटेलाइट, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा, पैरासूट की मदद से नीचे उतर जाएगा, फिर उसको रेडी करेंगे फिर सैटेलाइट के लिए, तो ये वहां एटलीस्ट कचरा के रूप में तो नहीं रहेगा ना। तो ये सारी चीजें किसके लिए है? ये सारी चीजें हैं रीयूजेबल, सॉरी ये सारी चीजें हैं स्पेस के अंदर पॉल्यूशन को लेकर, स्पेस के अंदर पॉल्यूशन को लेकर। और जो मातृशक्ति या अदर देशों के द्वारा जो लाइव सैटेलाइट को या डेड सैटेलाइट को तोड़ा गया, उसके लाखों कचरे अंतरिक्ष में फैल रहे हैं, तो उसको भी वहां से समेट के लाने की बात चल रही है। और अलग अलग देश इस पे कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो जो हुआ सो हुआ, आगे कचरा ज्यादा ना फैले, इस पे भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो ये है आपका स्पेस से रिलेटेड। चलिए आगे चलें।